और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत पर दुख जताया है। और इस मामले पर और चर्चा करते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त तेजिंदर लूथरा। लूथरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले कांस्टेबल तोमर की जो उनकी मृत्यु हुई है उस पर दुख व्यक्त करना चाहेंगे। एक बहुत ही दुखद खबर है, एक दुखद घटना रही, एक दुखद हादसा रहा वो। लेकिन तोमर जी, जब ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई हालात उत्पन्न होते हैं जैसे इस बार उत्पन्न हुए कि आम जन ही सामने, जन सैलाब उबड़ आया सड़कों पर और कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, ऐसे में पुलिस जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रहे होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनके सामने क्या विकल्प होते हैं? किस तरीके से वो इसको हैंडल करते हैं? क्या वो इस तौर पर उनको तैयार किया जाता है कि वैसे हालात से निपट सकें? देखिए, पहली बात तो सिपाही सुभाष तोमर की मृत्यु नहीं हुई है, यह हत्या की गई है जी। और उस दिन जो भीड़ वहां मौजूद थी वो वायलेंस पर उतर आई, उसको इल्लीगल असेंबली करार दिया गया। उसके बावजूद वो नहीं माने और उन्होंने मिलकर कांस्टेबल सुभाष तोमर की हत्या की। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये मृत्यु नहीं है जी, बिल्कुल। ये कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं है, ये कोई बस या ट्रक के नीचे आकर नहीं व्यक्ति गुजर गया है। ये बाकायदा उसकी सोच समझकर हत्या की गई है वहां पर उपस्थित आंदोलनकारियों द्वारा। और मैं उन आंदोलनकारियों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि उनकी मांग कितनी भी जायज हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन क्या वो अपनी मांगे हिंसा करके मंगवाना चाहते हैं? और उसमें जो बड़े बड़े नेता थे, जो अपने आप को सिविल सोसाइटी के पैरोकार मानते हैं, नुमाइंदा मानते हैं, जब वो भीड़ हिंसा पर उतारू थी, वायलेंस पर उतारू थी और वो अनलॉफुल असेंबली बन चुकी थी, तो वो लोग अपने समर्थकों को लेकर वहां से वापस क्यों नहीं गए? उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसी वक्त उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनने से इनकार कर देते, अपने समर्थकों, अपने साथियों को कहते कि अब हमें यहां नहीं रुकना है, अब इसमें हिंसा हो रही है, ये इल्लीगल असेंबली हो चुकी है और हम यहां से वापस जाएंगे। देखा जाए तो जो प्रदर्शन शुरू हुआ था सुबह, वो प्रदर्शन तो शांत था क्योंकि वहां पे जो जनता आई हुई थी, जो अपनी मांगे रख रही थी, उस वक्त तक वो हिंसा पे उतारू नहीं थे। ये कुछ असामाजिक तत्व थे जो बीच में बाद में घुस के मौके का फायदा उठाने लगे। ये बात सही है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा असामाजिक तत्व ही थे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस आंदोलन को हिंसा का रूप देना चाहते थे और ये चाहते थे कि यहाँ पर आज जितनी तोड़फोड़ हो जाए उतना ही अच्छा है। अब उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी ये तो वही बताएं, लेकिन यकीनन बेशक उन्होंने जानबूझकर उस आंदोलन को हिंसक रूप लेने दिया, बल्कि हिंसा का रूप लेने में उनकी मदद की। ऐसे में जो ये मॉब साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है पुलिस को। हमसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो कांस्टेबल आगे बढ़कर रूबरू होते हैं ऐसे हिंसक तत्वों के साथ, उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि वो इन हालात से निपट सके? क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि एक आम जनता सड़कों पर यूं उतर आती है। देखिए, इलीगल असेंबलीज से निपटने की ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बार बार इस तरह की अनलॉफुल असेंबलीज शहर में हों और उसमें बार बार आपको अपने स्किल्स को टेस्ट करने का मौका मिले। ऐसा रोज नहीं होता है। बिल्कुल। और इसलिए ये कहना कि इस तरह की हिंसा से कैसे निपटा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रोज रोज तो ऐसी चीज नहीं होती है। नहीं है, बिल्कुल। और उसके बावजूद जब हिंसा होती है, जब मॉब मेंटेलिटी होती है और मॉब जो है किसी को लिंच करने पर उतारू हो जाती है, तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो पूरा हादसा, पूरा प्रकरण हुआ है जो बलात्कार के मामले का, इसमें सबकी उंगलियां बार बार दिल्ली पुलिस की ओर उठ रही हैं। जाहिर तौर पे एक पूरा तंत्र है जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र भी है, साथ ही ट्रांसपोर्ट का तंत्र भी है, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर काम करना जरूरी है। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करना चाहें तो जब ऐसे कोई प्रकरण होते हैं या ऐसे को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कहा जाता है कि सक्षम है, कर सकती है, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसे प्रकरण बार बार दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं? बलात्कार के मामलों की बात करें जो सड़कों पर नहीं घरों में भी हो रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो बलात्कार के मामले हैं उसमें 95% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो घरों के अंदर हो रहे हैं और करने वाले परिचित हैं। स्टेप फादर है, स्टेप ब्रदर है, कजन है, सर्वेंट है, लैंडलॉर्ड है, फ्रेंड है। तो इसलिए
उन 95% मामलों में कोई ना कोई परिचित शामिल है और वो घर के अंदर हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या पुलिस इससे निपट सकती है, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। और इस प्रकरण की बात करें तो हाँ, अगर इस प्रकरण की बात करें तो आप देखिए कि डेफिनेटली ये घर में नहीं था और इसमें कोई परिचित भी शामिल नहीं था, लेकिन इसमें जितनी मेहनत से हमारी टीमों ने कार्रवाई की और जितनी जल्दी कार्रवाई की, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, ये हमारी ड्यूटी है और हम कर रहे हैं और हम लगातार करते रहेंगे। बिना क्रेडिट लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीमों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और इन 6 के 6 लोगों को पकड़ लिया, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था और इसमें कुछ भी क्लू अवेलेबल नहीं था। त्वरित कार्रवाई की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, नतीजा सबके सामने है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि राजधानी की सड़कों पर दिल्ली की लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना जरूरी है ताकि लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस कर सके और ऐसे मामले ना हो? देखिए, ऐसा है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हमको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा पेट्रोलिंग कर पाएँ। इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन हम बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है कई बार वो उन्हीं गाँवों से होती है, सारी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी रिक्रूटमेंट ऐसे गाँवों से होती है जहाँ की खाप पंचायतें तरह तरह के फैसले देती हैं। तो मानसिकता वही होती है। मानसिकता वही होती है। उस मानसिकता को बदलने में हमें लगातार जूझना पड़ता है, हमें लगातार उनको समझाना पड़ता है कि आप एक नए समाज के पुलिसमैन हैं, इसको आपको एक नए ढंग से चलाना होगा। जो चीज आप अपने गांव में या अपने छोटे शहर में देख कर आए हो, उस मानसिकता से हम इस बड़े शहर की पुलिसिंग नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक चैलेंज और लगातार हमको लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ उसके बाद जब सबकी उंगलियां दिल्ली पुलिस की ओर उठ रही थी, तो बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आई कि दिल्ली पुलिस में भी कहीं ना कहीं कांस्टेबल को और जो काम करने वाले हैं, जो दिन रात ड्यूटी पे करते हैं, उनको भी काफी चुनौतियों का सामना अपनी ड्यूटी के ही दौरान करना पड़ता है। उन्हें भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिनकी वजह से शायद वो बेहतर ड्यूटी कर सके। क्या इस और भी ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यही है कि 8 घंटे की एक कर्मचारी ड्यूटी करता है, लेकिन हमारा कांस्टेबल जो है वो 13-14 घंटे की ड्यूटी करता है और बिना किसी वीकली रेस्ट के ड्यूटी करता है। फिर उसकी ड्यूटी करने की कंडीशन बड़ी खराब है, सड़क के ऊपर, गली के ऊपर, बिना किसी वाहन के उसको 10 तरह के मौकों पर, सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचना पड़ता है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सुविधाएं कम है और काम जो है वो बहुत ज्यादा है, तादाद भी कम है, तो लेकिन ये चीजें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें सुधार हो रहा है, पीछे काफी सुधार हुआ भी है और आगे भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तादाद भी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और इसको एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की तरह हम चलाना चाहते हैं। एक बात जो खास तौर पर जब न्यायिक जांच के दौरान बात की गई कुछ लोगों से, तो ये बात सामने आई कि जो जांच की प्रक्रिया है उसमें भी तकनीकी सुधार लाना बहुत जरूरी है। जो पुलिस जांच करती है, चाहे हम वो एफआईआर दर्ज करने की बात करें, बयान रिकॉर्ड करने की बात करें, हर मोड़ पर फोरेंसिक जांच की बात करें, हर मोड़ पर तकनीक अहम होनी बहुत जरूरी है, जो हर देश में इस्तेमाल होती है। उसकी वजह से जो टाइम लगता है जांच प्रक्रिया में, उसकी वजह से बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो सही नतीजे पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अब समय आ गया है कि पुलिस में जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो बहुत ही परवेजिव तरीके से होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, व्यापक रूप से होना चाहिए। कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचना चाहिए जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। उसमें एक अच्छी शुरुआत होने की बहुत जल्दी जरूरत है। लेकिन इस तरफ सोचा जा रहा है क्या? जमीनी स्तर पर कुछ काम हो रहा है? सोच जा रही है और बहुत सारे एरियाज में हमने टेक्नोलॉजी की शुरुआत की भी है, लेकिन बहुत काम होना बाकी है। फोरेंसिक में बहुत काम होना बाकी है। फोरेंसिक की सुविधाएं हमारे पास बहुत कम है, उसमें साइंटिस्ट कम है, इक्विपमेंट्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इन सभी को हमको बढ़ाना होगा। इसका मतलब लुथरा जी ये नहीं होगा कि पूरे पुलिस तंत्र में एक नए तरीके का बदलाव लाना बहुत जरूरी है और ये जितना जल्दी आए उतना अच्छा है? बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि इसमें नया बदलाव हमको लाना चाहिए। देरी क्यों हो रही है? फिर जरूरत है ये तो वक्त की। हाँ, बात आपकी ठीक है, देरी हो रही है, लेकिन कोशिशें जारी हैं और हम जरूर कामयाब होंगे। यानी कि हम भी अब आशा कर सकते हैं? बिल्कुल आशा कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आपसे जानना चाहेंगे,
बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पुलिस तंत्र है और जो न्यायिक जांच है उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ टकराव की स्थिति आती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कारण है इसके पीछे कि सहयोग जो है वो उतना नहीं हो पाता है? ये भी कुछ तकनीक का है या प्रक्रिया ही ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा होता है? मुझे कुछ तो प्रक्रिया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर भी होता है। तो वो जो कल्चर है वो जब दो ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने में, उसको हार्मोनाइज करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। बट हमको उम्मीद है कि ये जो हार्मोनाइजेशन है ये भी एक लगातार कोशिश है, इसको हम ठीक ढंग से अभी तक निभा पा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस कहती है सदैव आपके लिए, आपके साथ, ये नारा तो है, लेकिन जो कमियां हैं जिनकी वजह से इसको क्रियान्वयन में मुश्किलें आ रही हैं वो जरूर मुश्किलें दूर की जाएं। आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए और वक्त के साथ शायद हो भी जाएगा, पर हम ये अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लुथरा जी हमारे बीच आने के लिए। धन्यवाद।